पाकिस्तान बढ़ गया, अफगानिस्तान बढ़ गया, नेपाल बढ़ गया, बांग्लादेश बढ़ गया, भूटान बढ़ गया, म्यांमार बढ़ गया, इंडोनेशिया बढ़ गया, श्रीलंका अलग स्वतंत्र देश बन गया। अब बचा भारत का जो हिस्सा, अब डाउन रिपीट करते हैं। जब से घटने लगा तो 7वीं शताब्दी में 40 करोड़, तो 8वीं शताब्दी में से ही घटने लगा, जो कि भारत बंटने लगा। अब 8वीं शताब्दी से, तो 8वीं शताब्दी में जनसंख्या नियंत्रण का बहुत चर्चा हो रहा है, और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए बहुत लोग, जो कि पार्लियामेंट में, तो राज्यसभा, विधानसभा और मेंबर जो कि पार्लियामेंट में बहुत गुहार लगाता है। लेकिन आज आप लोगों के सामने एक ऐसा विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं, जो बात पेश करने वाले हैं। शायद इससे पहले कभी भी किसी भी पार्लियामेंट पर या किसी भी जगह इस बात को लेकर चर्चा नहीं हुआ है, जो बात आज आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए बता रहे, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना देखने के बाद। और जो भी बताने वाला है सब सत्य है, एकदम आंकड़ा है, तो ध्यान से देखिएगा आज का वीडियो। तो दोस्तों, ईसा से 400 साल पहले, यानी कि जिस टाइम से ईस्वी चालू होता है उससे 400 साल पहले, यानी कि 2400 साल पहले भारत का कुल जनसंख्या 10 करोड़ था। और ईसा से 200 साल पहले जो कि 14 करोड़ में आ गया, यानी कि 2200 साल, आज से 2200 साल पहले 14 करोड़ में आ गया। और उस समय जो कि भारत बहुत बड़ा था, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, उसके बाद श्रीलंका, सब एक साथ कन्वर्ट था। और अभी चल रहा है 2023, और आज से लगभग 2200 या 2400 साल पहले 10 करोड़ या 14 करोड़ हमारे भारत का कुल जनसंख्या था। और ईसा से 200 साल पहले जो कि मौर्य काल चल रहा है, और 200 साल में ही जो कि 4 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाता है। अब बात करते हैं पहले ईस्वी, जो ईस्वी स्टार्ट होता है, तो पहले ईस्वी में होता है 16 करोड़, और दूसरी शताब्दी में यानी कि 20 करोड़। पहले ईस्वी में 16 करोड़ जनसंख्या, दूसरी शताब्दी में 20 करोड़ जनसंख्या भारत, और ये वही भारत है सबको मिलाकर। अब चौथी शताब्दी में, यानी कि चौथा शताब्दी में जनसंख्या भारत का 25 करोड़। उसके बाद 5वीं शताब्दी, क्योंकि 5वीं शताब्दी में अभी तक इस्लाम नहीं आया, तो 5वीं शताब्दी में जो कि 28 करोड़ भारत का कुल जनसंख्या। और 5वीं शताब्दी में इस्लाम नहीं आया, 5वीं शताब्दी में क्रिश्चियनी आ गया, यानी क्रिश्चियन आया। तो 5वीं शताब्दी में भारत का कुल जनसंख्या 28 करोड़। अब बात करते हैं 6वीं शताब्दी में, जो कि 6वीं शताब्दी से इस्लाम स्टार्ट होता है। और 6वीं शताब्दी में भारत का कुल जनसंख्या 33 करोड़, और 7वीं शताब्दी में यानी कि 40 करोड़ भारत का कुल जनसंख्या। अरे वही भारत है। 7वीं शताब्दी में 40 करोड़, 8वीं शताब्दी में 39 करोड़। चौंक गए ना, क्योंकि 7वीं शताब्दी में जो 40 करोड़, तो फिर 8वीं शताब्दी में 39 करोड़ क्यों हुआ, जो कि 100 साल में बढ़ना चाहिए, 45 से 46 करोड़ होना चाहिए। तो 1 करोड़ 100 साल में फिर क्यों घट गया? 40 करोड़ से 1 करोड़ क्यों घट गया?
जो कि 7वीं शताब्दी में 40 करोड़, तो 8वीं शताब्दी में 39 करोड़। तो मेन बात यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, क्योंकि इसी जगह से हमारे हिंदुस्तान का एक रामलीला स्टार्ट होता है। तो दोस्तों फिर से बता देते हैं, 6वीं शताब्दी में 33 करोड़, 7वीं शताब्दी में 40 करोड़, 8वीं शताब्दी में 39 करोड़। तो 8वीं शताब्दी से भारत बंटने लगा। भारत का जो कुछ हिस्सा था वो अलग होने लगा। भारत का जो लोग था वो दूसरे कंट्री में, दूसरे राज्य में कन्वर्ट होने लगा, वो भी बंटने लगा। तो 8वीं शताब्दी में जो कि घट के 39 करोड़ में आ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है 8वीं शताब्दी से जो कि भारत बंटने लग गया है। अब इसी जगह से खेल स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं 9वीं शताब्दी में, जो कि 9वीं शताब्दी में फिर घट के 38 करोड़, क्योंकि भारत फिर बटा, फिर भारत बंटने लगा, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो 7वीं शताब्दी में 40 करोड़, 8वीं शताब्दी में 39 करोड़, तो 9वीं शताब्दी में फिर 1 करोड़ घट कर जो कि 38 करोड़। फिर बात करते हैं 10वीं शताब्दी में, जो कि 36 करोड़। अब सोचिए 100 साल में जो कि बढ़ना चाहिए, यानी कि 10वीं शताब्दी में लगभग 55 करोड़ होना चाहिए कुल जनसंख्या भारत का, लेकिन उसमें 38 करोड़ में से घटकर फिर 36 करोड़ हो जाता है 10वीं शताब्दी में। फिर भारत बटा, भारत बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, भारत के हाथ से भारत का कुछ हिस्सा जो कि निकलता जा रहा था। अब 11वीं शताब्दी में जो कि 33 करोड़, फिर घट गया 3 करोड़। 12वीं शताब्दी में 28 करोड़, फिर 5 करोड़ घट गया। भारत बढ़ता जा रहा था, भारत का जनसंख्या कमता जा रहा था, जो कि भारत बढ़ रहा है इसीलिए। फिर 13वीं शताब्दी में 23 करोड़, फिर 5 करोड़ घट गया। भारत का हिस्सा जो कि बढ़ता जा रहा था, भारत का लोग जो कि कन्वर्ट होता जा रहा था, और भारत का जनसंख्या घटता जा रहा था। 13वीं शताब्दी में जो कि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा अलग हो गया, बढ़ गया, जो कि बहुत सारे लोग अलग हो गया, कन्वर्जन हो गया। अब डाउन रिपीट करते हैं, जब से घटने लगा तो 7वीं शताब्दी में 40 करोड़, तो 8वीं शताब्दी में से ही घटने लगा, जो कि भारत बंटने लगा। अब 8वीं शताब्दी से, तो 8वीं शताब्दी में 39 करोड़, 9वीं शताब्दी में 38 करोड़, 1 करोड़ घट गया। 10वीं शताब्दी में 36 करोड़, 2 करोड़ घट गया। 11वीं शताब्दी में जो कि 33 करोड़, 3 करोड़ घट गया। 12वीं शताब्दी में 28 करोड़, 5 करोड़ घट गया। 13वीं शताब्दी में 23 करोड़, फिर 5 करोड़ घट गया। अब बात करते हैं 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में 18 करोड़ में से घट के 18 करोड़ भारत का कुल जनसंख्या हो जाता है, क्योंकि भारत बढ़ता जा रहा था, कन्वर्जन होता जा रहा था भारत का जनसंख्या। फिर 15 शताब्दी में जो कि 13 करोड़, 15 शताब्दी में फिर घट के 13 करोड़ में आ जाता है भारत का कुल जनसंख्या। फिर 16वीं शताब्दी में जो कि 14 करोड़, 16वीं शताब्दी में 1 करोड़ बढ़ता है, यानी कि वैसा का वैसा ही रहता है। अब 16 शताब्दी से लेकर 17 शताब्दी के बीच में जो कि 14 करोड़ ही रहता है, यानी कि घट जाता है। अब रही बात 18 शताब्दी, 18 शताब्दी में जो कि 20 करोड़, भारत का कुल जनसंख्या 20 करोड़ में आ जाता है। और इसी के साथ साथ जनसंख्या भारत में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और अभी जो जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, तो उस ज़माने में 6वीं शताब्दी से जो कि घटता जा रहा था, क्योंकि भारत का हिस्सा बढ़ता जा रहा था, भारत का लोग जनसंख्या कन्वर्ट होता जा रहा था। 18 शताब्दी में जो कि भारत का जनसंख्या 21 करोड़। और अफ़गानिस्तान जो कि भारत में अभी भी है, भारत से गया नहीं है, अलग नहीं हुआ है, अभी भी अफ़गानिस्तान भारत में कन्वर्ट है। और 18 शताब्दी में कुल जनसंख्या भारत का 21 करोड़। अब अफ़गानिस्तान अलग होने वाला है। अफ़गानिस्तान अब 18 शताब्दी में अलग होने वाला है। अफ़गानिस्तान का लोग कन्वर्ट होने वाला है अफ़गानिस्तान के साथ, और अफ़गानिस्तान तो अलग हो गया। उसके बाद धीरे धीरे 1880 में 25 करोड़ हुए, उसके बाद और बढ़ता गया। और आज जो कि बढ़ते बढ़ते आकर कुल आंकड़ा हो गया 140 से 42 करोड़। अब सवाल ये है कि भारत का हिस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया,
पाकिस्तान बढ़ गया, अफगानिस्तान बढ़ गया, नेपाल बढ़ गया, बांग्लादेश बढ़ गया, भूटान बढ़ गया, म्यांमार बढ़ गया, इंडोनेशिया बढ़ गया, श्रीलंका अलग स्वतंत्र देश बन गया। अब बचा भारत का जो हिस्सा, उसमें भी तो अलगाववादी जो कि सिचुएशन खड़ा कर रहा है। आज कश्मीर फाइल तो आप लोग देखें, आज कश्मीर फाइल देखें, कल कोई नागालैंड फाइल देखेंगे, मणिपुर फाइल देखेंगे, तो केरला फाइल देखेंगे, तो केरला फाइल तो देख लिए, बंगाल फाइल देखेंगे। और अभी भी बवाल जो कि मच रहा है बहुत सारे जगह पर, धर्म नियंत्रण बोलिए तो अलगाववादी, आतंकवादी, देश विरोधी, तो तस्करी, जो देश को नीचा दिखाना चाहता है, देश को ख़त्म करना चाहता है, जो इस हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। और रही बात ये सब समस्या, तो ये सब समस्या किस तरीके से समाधान होगा, किस तरीके से अलगाववादी को, ये सब समस्या को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, रही बात है। और जिस तरीके से जो कि मुग़ल आया था, अपने फैमिली को लेकर थोड़े आया था, बाबर जी आए थे अपने फैमिली को लेकर थोड़े आए थे हमारे हिंदुस्तान। वो लोग तो जानते थे कि चलो अपने पत्नी को रखकर चलो, हिंदुस्तान में तो बहुत महिलाएं हैं, चलो 4-4, 5-5 शादियाँ कर लेंगे और वही घर बसा लेंगे और वही लूटेंगे, वही चोरी करेंगे, वही सब कब्जा करेंगे। और उसका सेना जो था वो लोग भी कहीं फैमिली लेकर नहीं आया था, वो लोग भी ऐसे घर छुट्टा आ गया था अकेला। वो लोग भी आकर शादी करके 4-5 गो शादी किया और भारत में बैठ गया। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए, NRC क्या लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि लागू होना चाहिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है होना चाहिए। क्योंकि जो भारत को तोड़ने में लगा हुआ है, जो भारत को गिराने में लगा हुआ है, जो भारत को लूटने में लगा हुआ है, जो भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए लगा हुआ है, उन लोग से अगर आप लड़ना चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो करने का प्रयोग हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बता देते हैं कि अगर सोचो आप किसी पहलवान के साथ कुश्ती करने वाले हो और वही पहलवान अगर आपको धर के पटक सकता है तो आप कुश्ती उसके साथ नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि वो तो आपको धर कर पटक देगा। तो पहलवान के साथ लड़ने से अच्छा है पहलवान का खाना बंद करो, पहलवान का कुछ भी खाना होना कुछ दिन के लिए बंद रखो, उसके बाद पहलवान के साथ आप लड़ाई करो। तो जाहिर सी बात सेम ऐसे ही कैटेगरी है, हमारे विदुर नीति को अपनाना पड़ेगा। पहलवान को 1 महीना तक खाना मत दो, उसका रस्सी काटो, उसका हर प्रकार का सुजुग सुविधाएँ काटो, दाना पानी सब उसका बंद करो, तब आप पहलवान के साथ कुश्ती लड़ सकते हैं। अब भारत को जो तोड़ना चाहता है, भारत में जो गजवाए हिंद का नारा लगाना चाहता है, वो कौन है? पाकिस्तान जो भारत में गजवाए हिंद का नारा लगाना चाहता है। बांग्लादेश जो है अपने बांग्लादेश को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है। बांग्लादेश से जुड़े हुए जितने भी स्टेट, बंगाल है, असम है, मेघालय है, ये सब का हिस्सा को जो कि अपने बांग्लादेश में कन्वर्ट करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है। पाकिस्तान जो कि कश्मीर को अपने साथ जोड़ के ग्रेटर पाकिस्तान बनाना चाहता है। तो इस तरीके का समस्या समाधान किस तरीके से होगा? तो मेन बात यह है कि फंडिंग रोकना पड़ेगा। सबसे पहले फंडिंग इसीलिए रोकना पड़ेगा कि जो अलगाववादी है, अलगाववादी के पक्ष में बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट और जज खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पैसा मिलता है, फ्री में नहीं होता है। बड़े बड़े अलगाववादी के पक्ष में मिलिट्री फोर्स खड़ा हो जाता है, क्योंकि पैसा देता है, पैसा मिलता है, खड़ा हो जाता है। तो इन सब फंडिंग को हम लोगों को बंद करना पड़ेगा। हमारे हिंदुस्तान सरकार को इन सब फंडिंग को रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तब जाकर जो है अलगाववादी, देश विरोधी, भ्रष्टाचारी और आतंकवादी, उसके बाद बहुत प्रकार का समस्या समाधान हो सकता है ये सब बंद करने से। तो हमारे लिए सबसे बड़ा समस्या ये है कि काला धन, भ्रष्टाचारी, अलगाववादी और विदेशी फंडिंग, इन सब चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। न तो काला धन, भ्रष्टाचारी ये सब जारी रहेगा। और जो खालिस्तान अभी भी पंजाब में बचा है, वो लोग और भी बढ़ावा दे सकता है और बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले पहलवान के साथ लड़ने के पहले उसका सप्लाई काटो, उसका खाना बंद करो, उसके बाद पहलवान को आप हरा सकते हो, नहीं तो नहीं हरा सकते हो। अगर आप जितने ही उसको सूखा रोटी दो या
पानी या मत दो, लेकिन अगर उसको बाहर से दाल रोटी हलवा चावल मिलता रहेगा तो वो आप समझ गए कैसे क्या कर सकता है। तो विदेशी फंडिंग हम लोगों को बंद करना पड़ेगा। हम हिंदुस्तान सरकार से अपील करते हैं कि विदेशी फंडिंग को रोकिए, FCRA कानून को बैन कीजिए और हमारे हिंदुस्तान में वन नेशन वन लॉ यानी कि वन नेशन वन कानून लागू कीजिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कर देना अपने फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साइड में घंटी बटन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं कोई अगली वीडियो में नए सोच के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय सिया राम।